दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में हम पूरा फार्मूलाज को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे पूरा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगा। ठीक है, आपको समझ ये चैप्टर अच्छे से आएगा। तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली है क्या। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी एक चार्ज, जैसे कि क्यू चार्ज है, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम इसको इन्फिनिटी से लेके आते हैं और किसी पॉइंट पे लेके आके रख देते हैं, ठीक है, तो इसको लाने में कोई वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, फील्ड में ला के रखना होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सिलरेशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जहाँ पे आप लाके रख रहे हो। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Q भी हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये फॉर्मूला पूरा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। ठीक है, और हर जगह इस्तेमाल होता है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। W इज इक्वल टू क्यू भी। ठीक है, डेल्टा भी यहाँ पे लिखा है क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल होता है ना, इनिशियल पोजिशन कहाँ से ला रहे हो, कहाँ रख रहे हो, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। जैसे कि पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखेंगे कि कितना दूर पे ये पॉइंट है। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। सेंटर ऑफ रिंग पे पोटेंशियल क्या होगा। सेंटर ऑफ रिंग, एक सेंटर ऑफ रिंग, एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग की वजह से इसके सेंटर पे, तो भैया ये रिंग पे चार्ज रिंग है तो प्लस प्लस हर जगह पॉजिटिव रिंग है, तो ये रेडियस आर हो गया। इस पॉइंट पे क्या होगा, तो सिंपल इसी के जैसे होगा। इस समझो तो ये पॉइंट चार्ज की तरह है, तो के क्यू अपॉन आर, जो रेडियस है, ये डिस्टेंस है यार, इस पॉइंट पे हो गया के क्यू अपॉन आर। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस डी। ठीक है, एक्चुअली टू ए होता है, एक सेंटर इसका ये होता है। ठीक है, डाइपोल का तो ए डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस होता है, टू ए डिस्टेंस इंटू क्यू, टू ए क्यू। तो पी डाइपोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू टू ए क्यू होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है टू ए क्यू डाइपोल का। समझ में आया, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, तो ये जनरल पोटेंशियल होता है, किसी भी एंगल पे बात करें तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, जिसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो पोटेंशियल देखो तो यहाँ पे आर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो आर स्क्वायर आता है पॉइंट की वजह से। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से। इन द सेम वे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्या था, के पी कॉस थीटा। मतलब वहाँ पे हमने देखा था ना, बना था एक फॉर्मूला था जिसमें कि नीचे क्या आता था, आर क्यू आता था। ठीक है, आर क्यू है ना, तो यहाँ पे एक कम है, तो इसको याद रखने का बस तरीका है, एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो पोटेंशियल, इसको आप ऐसे ही याद रखो, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एक्सिस एक्सिस पे निकालें, ठीक है, एक्सिस पे, जैसे कि डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सिस पे, इसी पॉइंट पे निकालें, तो क्या होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पोजिशन पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ना कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, ये एंगल है डाइपोल और यूनिट वेक्टर के बीच में, है ना, ये डाइपोल है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे निकालने बोल रहा है, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये हुआ, ठीक, और यहाँ पे निकालने बोल रहा है, तो ये जो आर डिस्टेंस पे निकालने बोल रहा है, तो डायरेक्शन भी सेम ही हुआ ना, एंगल ज़ीरो बन रहा है इसके बीच में और डाइपोल के बीच में, है ना, पी और आर के बीच में जो डाइपोल है। चलिए हम आर वेक्टर इसको लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आर जो यहाँ पे कैप लिख सकते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो के पी कॉस थीटा, तो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है, और इस तरह से तो के पी कॉस थीटा, कॉस जीरो इक्वल टू कितना होता है, कॉस जीरो इक्वल टू होता है वन। तो यहाँ पे हो गया एक्सिस वाले पे के पी
अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जीरो ना होके वन हुआ, के पी कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे वन हुआ, के पी वन लिखना जरूरी नहीं है। तो एक्सिस पे के पी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, डाइपोल ये है, और ऐसे निकालते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनता है पी और जो आर वेक्टर है उसके बीच में, तो कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ओवरऑल सब रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। इक्वेटोरियल पे क्या हो जाता है फिर आपका डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड, सॉरी पोटेंशियल, वो हो जाता है आपका जीरो। ठीक है, इतना डिटेल में जाना नहीं था, फिर भी मैं आपको बता दिया। अब देखो कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो ऐसा स्फेयर है, वो सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा है, देखो सॉलिड जब भी मतलब कि कंडक्टिंग स्फेयर हो तो हमेशा चार्ज उसके सरफेस पे होगा, अंदर तो रहेगा नहीं भाई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देखा था पिछले चैप्टर में, जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, तो एक स्फेयर है जिसका कि रेडियस आर है और इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, मतलब चार्ज कहीं भी दो इसके सरफेस पे ही चला जाएगा, समझ में आया। तो पोटेंशियल अंदर में निकालना हो तो कहाँ, यहाँ निकालेंगे। तो देखो पोटेंशियल कहीं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भले ही जीरो हो बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है, कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा, और यही सरफेस पे भी होगा। ठीक है, अंदर से लेके कहीं से भी, इसमें कहीं से भी, मतलब अंदर से लेके बाहर तक के क्यू अपॉन आर होगा। ठीक है, सरफेस तक। अब हम बाहर चले जाएंगे यहाँ पे, तो इसकी वजह से कमते जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। एक पॉइंट चार्ज की मान लो इसकी वजह से हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है ना, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ से डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा आर, जो कि आर ऑब्वियसली ये कैपिटल आर से बड़ा होगा। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे भी आउटसाइड, मतलब कि पोटेंशियल आउटसाइड यहाँ पे कहीं भी। ठीक है, तो ग्राफ इसका ऐसे बना है, ये ग्राफ यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक रेडियस आर है, मतलब पोटेंशियल जो है ना स्फेयर के अंदर से लेके बाहर तक पोटेंशियल हर जगह सेम है ना, और बाहर गया उसके बाद कमने लगा। ठीक, अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड की। ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग है, अब स्फेयर ही है, अब सॉलिड की बात कर रहा है। ठीक है, सॉलिड क्यों, अगर देखो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ रहता है, नॉन कंडक्टिंग अगर सॉलिड है तो चार्ज इसके वॉल्यूम में रहेगा। ठीक है, मतलब पूरे में रहेगा चार्ज। लेकिन अगर खोखला कर दें, इसको खोखला कर दें, तो जो चार्ज बचेगा कहाँ रहेगा, ऊपरे ऊपरे तो रहेगा स्फेयर, तो सेम इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग है और अगर हॉलो है तो इसके जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अगर हम निकालेंगे कुछ भी, अगर वी आउटसाइड, तो ये मतलब जो भी ये इसमें सेम टू सेम यही वाला बनेगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, देखो अंदर में पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अंदर में पोटेंशियल क्या होता है, इसका सब डिराइव करने का होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर जो होगा, हर जगह के क्यू अपॉन आर ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंदर में क्या होगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर। ठीक, भैया कोई चार्ज तो है ना, इसमें क्यू चार्ज है, रेडियस इसका आर है, तो अंदर में पोटेंशियल कहीं भी पूछे तो क्या बोलोगे, 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर। ठीक है, सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे एकदम सेम टू सेम, मान लो सरफेस पे चार्ज जैसा कि इसमें था, ठीक, सेम टू सेम वही जाएगा के क्यू अपॉन आर। अब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भी कोई चार्ज होगा नहीं, यहाँ पे चार्ज होगा, तो बाहर में क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, जो आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल सेंटर पे है ना, पोटेंशियल सेंटर पे अब पैराबोला बन रहा है, यहाँ पे फिर हाइपरबोला बनता है। यहाँ पे देखो ये सरफेस पे पोटेंशियल ये है ना, जहाँ पे रेडियस आर है, फिर बाहर जाने लगता है तो कमते जाता है पोटेंशियल। ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये दोनों ग्राफ पोटेंशियल का है, बस ध्यान रखना कैसा ग्राफ है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ डाइपोल। देखो एक डाइपोल होता है, डाइपोल में एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और इसका सेंटर ये होता है। तो कभी भी जब हम इन्फिनिटी से लेकर चार्ज को लेकर आते हैं और इसके सेंटर पे लाते हैं ना, तो कोई वर्क डन नहीं करना होता है, कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको याद रखना। ठीक है, ये डाइपोल मतलब कि क्वेश्चन में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, हाउ मच वर्क इज डन,
टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे 0 आपको लिख देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जैसे कि देखो कोई भी सरफेस हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसीडर किया एक सरफेस और दूसरा सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इक्वल पोटेंशियल, है ना। मतलब जो पोटेंशियल है इसमें वी वोल्टेज जो है यहाँ पे जो है सब जगह सेम होगा, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? पोटेंशियल जो होता है सेम एट ऑल पॉइंट्स, यहाँ 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 हर जगह सेम पॉइंट, ठीक है। सेम जो भी, जो जैसे कि आपने एक सरफेस लिया तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें वर्क करें तो चार्ज को मूव करने में, यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, इसको मूव करके यहाँ ले जाएं तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, और हमेशा एक बात और भी याद रखना कि हमेशा और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ऐसे भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो देखो अब हमने लिया है यहाँ पे, इसी से हमें निकलता है जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dr। देखो कुछ भी ग्रेडियंट बोलने का मतलब क्या है? कुछ भी, ठीक है। अगर फोर्स ग्रेडियंट बोले अगर हो ऐसा तो फोर्स बाय डिस्टेंस, ऐसा तो फोर्स ग्रेडियंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि कोई भी ग्रेडियंट होने का मतलब नीचे डिस्टेंस से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिस्टेंस से डिवाइड कर रहा है ना इसलिए, ठीक है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन ऐसा होता है, इज इक्वल टू माइनस dV/dr। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। हम डेरिवेशन इसका नहीं कर रहे हैं अभी एक्चुअली। हाँ इतना बता सकते हैं, वो जो देखिए ये एक भी सरफेस का है पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल v है, ठीक है। और डिस्टेंस ये क्या है? d डिस्टेंस से सेपरेटेड, dr डिस्टेंस पे छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल जो है कम है, कितना कम है? थोड़ा सा कम है। मान लो 5 पोटेंशियल है तो हो सकता है इसमें 3 पोटेंशियल हो, तो 5 पोटेंशियल माइनस dv, छोटा सा घटाया गया। मान लो 1 पोटेंशियल घटा दे तो 4 पोटेंशियल का हो जाएगा, है ना, वोल्ट का। तो इस तरह से है। और पोटेंशियल जिधर ज़्यादा है उधर से डायरेक्शन, मतलब कि पोटेंशियल जहाँ कम है उधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इससे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे और याद रखो एक चीज़ कि देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए कैसा होता है? एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? कंसेंट्रिक होता है, स्फेरिकल। जैसे ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना। तो हर जगह इस पॉइंट पे हर जगह हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सेम होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। अब इसके बाहर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, किसके लिए आपको याद रखना है? जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बना, ठीक है, कंसेंट्रिक बोल सकते हो। लाइन चार्ज हो तो कैसा बनेगा? जिससे लाइन चार्ज है, ठीक है। तो इस लाइन चार्ज हर जगह पॉजिटिव है तो इसके लिए स्फेरिकल बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और प्लेट हुआ तो प्लेन बनेगा, जैसे प्लेट है तो इसके लिए एक प्लेन बनेगा, ठीक है। और कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो, जिससे कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू जो होता है क्या होता है? डाइपोल होता है, तो कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह के अगर रहे कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो तो दूर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? वो पॉइंट चार्जेस, उसके लिए क्या बनेगा? स्फेरिकल ही बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। जब भी चार्ज को लाया जाता है किसी जगह से, ठीक है, जैसे कि मान लो एक चार्ज Q है, ठीक है, और Q2 चार्ज को लाया जा रहा है, तो भाई ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, आने देगा? नहीं आने देगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना। इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और Q2 चार्ज को यहाँ लेके आ रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? Q भी, कितना पोटेंशियल ये लगा रहा है ना, कितना पोटेंशियल लगा रहा है ये, और हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये इसके अगेंस्ट में कर रहा है ना। तो डब्ल्यू में कितना करना पड़ रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्यू भी, तो देखो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है कि क्यू अपॉन आर होता है, हमें पता है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू भी, ये भी पता है हमें। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू भी, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था, हमने बताया था ना आपको हर जगह यूज़ होगा, जैसे हमने लिखा था W इक्वल टू क्यू डेल्टा भी याद आया। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? पोटेंशियल KQ/R, तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे लाकर स्टोर जो होता है वो KQ/K Q1 Q2/R²
के फॉर्म, सॉरी R12 के फॉर्म में होता है। R12 क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। अगर 3 चार्जेस हों तो के Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। मान लो 3 चार्ज, तीसरा चार्ज यहाँ आ जाए Q3, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 1 चार्ज है, थर्ड चार्ज है तो 1 3 है ना, R13। और ये क्या हो जाएगा, वो 2 और 3 के बीच में है तो R23 ना, वही मैंने लिख रखा है 2 3 R12 1 3, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, जितने चार्जेस हैं उनके वजह से जो पोटेंशियल होगा उस सिस्टम का, आपको इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने डाइपोल रखा, ठीक है, डाइपोल रखा हुआ है। अब इस पे लगता है टॉर्क। टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क क्या, एक तरह का फोर्स लगता है। कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है उस पर टॉर्क, ठीक है। किस पे, डाइपोल पे, डाइपोल पे लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क। और उनके बीच का एंगल जो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा एंगल। तो टॉर्क कितना लगाता है, पी साइन थीटा लगाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को घुमाएंगे, ठीक है। इतना एंगल पे है तो इसको हम घुमा के दूसरे एंगल पे ले जाएंगे, ठीक है। तो घुमाने में उसमें वर्क लगेगा कि नहीं, मतलब करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा, और कितना जो वर्क करेंगे हम, वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जैसे कि देखो हम जो फोर्स करेंगे एफ एक्सटर्नल जो होगा वो टाउ के बराबर हो जाएगा। टाउ मतलब जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑन दैट डाइपोल, ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक मतलब कि उस डाइपोल पे, इस डाइपोल पे हम फोर्स लगाएंगे तो सेम टू सेम उसी के इतना लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगाना है, सेम उतना ही लगाना है। जो हम एफ एक्सटर्नल लगाएंगे वो जितना टॉर्क लग रहा है ना उतना ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जिससे कि कुछ वर्क हो, मूव करोगे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। अब जैसे कि ये 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो। जैसे कि 5 न्यूटन लग रहा है तो आपको लगाना है कितना, 5.00001%, इस तरह से लगाना है ना, ठीक है। तो उतना लगाओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना तो थोड़ा थोड़ा सा वर्क होगा। तो जब भी आप लगाओगे, ठीक है, फोर्स मूव करने के लिए तो वर्क होगा, ठीक है। DW छोटा सा वर्क कब हुआ, जब आपने फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क जी। तो फोर्स आपने लगाया एक्सटर्नल और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी फाई, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, DW टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे θ1 से θ2 तक, हमने यहाँ से मूव करके इसको यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो इसको पी, जो एक्चुअली जो पी है डाइपोल मोमेंट तो चेंज नहीं होगा, वो इतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज नहीं हुआ, तो ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, θ1 से लेकर θ2 तक। तो कुछ इस तरह से हमने किया है कि साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो गया, और माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस पी और कॉस θ2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, आप याद रख सकते हो। पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर होता है जो एनर्जी, वो होता है U इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है वर्क हमारा, वो होता है U इज इक्वल टू माइनस पी ई, पी वेक्टर और ई वेक्टर, ठीक है। एक्चुअली ये पी कॉस थीटा है, जिसमें कि θ1 θ2 का यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब हम देखने वाले हैं कि उसके अंदर में चार्ज होता है नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है, पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है, उस पर सरफेस पे कैसे पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इसके बारे में, ठीक है, सब देखने वाले हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में पहला पॉइंट है कि अंदर में जो चार्ज होता है वो नहीं होता है एट अ स्टैटिक पोजीशन। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है अंदर, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट कि जैसे कि एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है पूरा पे ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर जगह सेम चार्ज है, ठीक है। तो उस पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा ऑन द सरफेस, ठीक है।
और ऑल्सो इनसाइड द कंडक्टर, और ऑल्सो इनसाइड द कंडक्टर। सरफेस पे पोटेंशियल पूछे, अंदर पूछे, कहीं भी पूछे, हर जगह सेम रहेगा, जो कि हमने पीछे भी देखा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस पे वो कितना होगा। भाई मैग्नीट्यूड उसका बताना है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मानते हैं परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सरफेस पे। लेकिन अगर मान लो सरफेस पे परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, मान लो ऐसे रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ऐसे रहेगा तो क्या होगा, एक सिंपल तुमको आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। अगर ऐसे रहा ना तो जो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको, इस तरह से इस पे क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस हो जाएगा ऑन द सरफेस, एंड इससे क्या हो जाएगा, करंट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सरफेस पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका वैल्यू जो होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कैसे होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक जो मतलब प्लेट होता है, जो कंडक्टिंग प्लेट होता है, उसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होता है, इसके सरफेस पे इतना मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। एक्चुअली देखो इसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया गया है, इसका एक काटा गया है छोटा सा पार्ट, ठीक है, जिसमें कि एक एरिया स्मॉल डी एस एरिया आया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जिसका कि एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से एरिया, और इसका डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है। इधर है मतलब कि जो वेक्टर है ये डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो 90 का बना है एंगल, यहाँ पे तो जीरो ही हो गया, ठीक है। पहले दूसरा जैसे कि दूसरा मतलब तो जीरो ही बन गया। हमने लिया है फाई इज इक्वल टू फाई ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये बताता है हमारा गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉस पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना ई डी एस कॉस जीरो डिग्री, ई डी एस कॉस जीरो डिग्री फर्स्ट के लिए, देखिए फर्स्ट वाले के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, ठीक है। डी एस है जो स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, स्मॉल एरिया जो है वो किधर है, इधर ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जीरो का, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो इसका वैल्यू तो रहेगा। दूसरे की बात करें ई डी एस कॉस थीटा, सेकेंड इस ये है, तो सेकेंड तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो है ही नहीं ना, ये अंदर है, इस पार्ट को बोल रहे हैं अंदर ये पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं, जीरो है, तो ये तो खत्म हो गया डायरेक्ट ही। थर्ड की बात करें ये, तो देखो ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर लिया है, स्मॉल डी एस एलिमेंट ये नहीं काटेगा जी, डी एस ये हुआ इधर है, तो ये एन वेक्टर इधर हो गया एरिया का डायरेक्शन, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच में 90 का बन रहा है, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इक्वल टू होता है जीरो, तो ये भी खत्म, इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बचा कौन, ये वाला कॉस जीरो वाला जिसका वैल्यू वन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकल गया। डी एस छोटा सा एलिमेंट है, इसको इंटीग्रेट करेगा पूरा सरफेस के लिए, तो एरिया हो जाएगा, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, क्यू कितना होगा यहाँ पे, सरफेस वाला है तो सरफेस वाला है ना, सरफेस वाला इसलिए क्यू अपॉन ए होगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए हमने यहाँ पे पुट किया। क्यू इज इक्वल टू एक्चुअली होगा कि क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज इक्वल टू ये इसे मल्टीप्लाई हुआ करो, ठीक है, सिग्मा ए, सिग्मा ए हमने लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे ए से कट गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमने एन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पे एन वेक्टर लगा दिया, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम होगा, और इतना ही होगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे इतना होगा, हमने ये फिफ्थ पॉइंट को एक्सप्लेन किया है अभी। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है, इससे तो ही पता चल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा हुआ जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पॉइंट एक नुकीला कोई कंडक्टर है, तो नुकीले वाले कंडक्टर पे हमेशा जो होता है ना चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ, यहाँ पे कम होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है ई1 पे, यहाँ पे कम है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, याद रखना इसको, ठीक है। इस फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई मतलब चार्ज कहाँ ज़्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना इस बात को। अब हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक एक्चुअली होते हैं नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर, भाई साहब ये नॉन इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, जिसके पास
मतलब कि नेग्लिजिबल नंबर ऑफ कार चार्ज कैरियर्स होते हैं। नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब ऐसा भी, मतलब उसमें चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है। और हमने लिखा है नो, मतलब बिल्कुल होता भी नहीं है चार्ज कैरियर्स कि चार्ज उसमें कैरी कर सके, ठीक है। मतलब इसीलिए तो बोलते हैं उसको कि क्या है वो, इंसुलेटर है। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है, ठीक है, समझो कुछ कैसा है ये। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाई इलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स अंदर होते हैं ना वो रीओरिएंट हो जाते हैं, मतलब अपने आप को अलाइंड कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को अलाइंड कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके डायरेक्शन में, ठीक है। और इससे क्या होता है, मतलब जब भी अपने आप को रीओरिएंट करते हैं मॉलिक्यूल्स उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक वाले, तो वो डाइपोल इंड्यूस होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर एंड एक पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर सिंपली जिसमें पोल्स ना हो, जैसे कि H2, वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, H2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, H2 हो गया, CO2 हो गया। तो यहाँ पे जो है नॉन पोलर में मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सेपरेशन नहीं है, ठीक है। और सेपरेशन पॉजिटिव एंड, जिससे कि हमने डायपोल देखा था ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए एट सम डिस्टेंस, इसमें नहीं होता ऐसा ही नॉन पोलर में, ठीक है। और पोलर में बात करें तो पोलर में ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से रहता है, ठीक है। जैसे कि HCl, तो HCl, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसमें मतलब कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से डाइपोल तो है इसमें, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें नॉन पोलर में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल नहीं दिया गया है तो नॉन पोलर हो या फिर पोलर हो, दोनों में नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। देखो इसमें तो डाइपोल मोमेंट है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पोलर वाले में तो डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन वो जैसे तैसे रीऑर्डर रहता है, मतलब जैसे तैसे रहता है, इस वजह से ओवरऑल जो नेट है वो जीरो होता है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारा जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख देते हैं, तो इसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, जैसे कि नॉन पोलर वाले में तो इंड्यूस हो जाता है, नॉन पोलर वाले में क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, मतलब जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइड से आ रहा होता है ना, तो उसके तरफ नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव पार्ट वाले डाइपोल मॉलिक्यूल्स जो है ना इसके ओरिएंट हो जाते हैं उसी की तरफ, है ना, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव पार्ट है ना, तो कुछ इस तरह से अलाइन कर लिए हैं। ई नॉट हमने रिप्रेजेंट किया है एक्चुअल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो गुजारा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल जो नेट डाइपोल है वो कुछ आ गया इसमें, नेट डाइपोल जीरो नहीं है। तो देखो कितना डाइपोल आया, ये कैसे करोगे, तो इस बात को एक चीज़ समझो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप पास कराते हो ना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हो तो क्या होता है, मतलब डाइपोल इंड्यूस होता है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब डाइपोल इंड्यूस हुआ इधर से, है ना, तो देखो तो इधर से नेगेटिव, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बारिश कैसे होता है, इससे इससे आउटवर्ड होता है ना, आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट वाले से आ रहा होगा, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव एंड इसका अट्रैक्ट हुआ है, जो मॉलिक्यूल्स है इसके ओरिएंट हो गए हैं ना। तो अब ये भी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, पॉजिटिव से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंड्यूस होगा। तो इसके जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या करना चाहेगा, ये कम करेगा, अपोज करेगा, एकदम एक दूसरे के अपोजिट में, ये इधर है तो ये इधर का बना रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपोज कर रहा है। लेकिन हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, है ना, तो वो हमेशा कम ही रहेगा, बाहर वाला हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बाहर वाला हम जो लगा रहे हैं, अंदर वाला जो इंड्यूस हो रहा है उसको घटा देंगे। तो ई नेट जो मतलब कि ओवरऑल जो नेट, अरे भैया कुछ आप डाल रहे हो इसमें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हो, इसमें इंड्यूस हो रहा है जो कि इसको अपोज कर रहा है, तो कितना काटेगा, काटेगा कुछ तो बचेगा ना। तो ई नॉट इजिकल टू जो आप दे रहे हो उसमें से घटा दो जो इंड्यूस हो रहा है उसको, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब इसमें बात करें नॉन सॉरी पोलर वाले में, तो पोलर वाले में तो पहले से होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, लेकिन डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं डाइपोल होता है। लेकिन इसमें जैसे तैसे रहता है, तो इसको मतलब कि रीओरिएंटेड नहीं रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाता है, रहता है। तो एक्चुअली पी नेट भी जीरो है, मतलब कि पी तो जीरो नहीं है बट पी नेट जीरो है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ओवरऑल जो जीरो है इसमें। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाला जाता है इसमें भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में या इसको रख दिया जाए इस मतलब डाइलेक्ट्रिक को, तो इसके मॉलिक्यूल रीओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ जैसा ये काम होगा
कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं रहता, मतलब कुछ आ जाता है, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ई नेट कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू जो इंड्यूस हो जाता है, मतलब कि दिया है आपने जो इंड्यूस हुआ है इसका डिफरेंस, ठीक है। तो ये ई नेट निकल जाता है आपका। इस डाइइलेक्ट्रिक का जो यूज़ है वो आता है आपका कैपेसिटर में, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक का यूज़ आता है कैपेसिटर में। डाइइलेक्ट्रिक एक्चुअली क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्या करते हैं, पोटेंशियल को कम कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कम करते हैं, कम करते हैं। आपने भी देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो डाल रहे हो एक्सटर्नल, उसमें जो होता है जो मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल रीओरिएंट हो जाते हैं और क्या करते हैं, बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वो कम करने लग जाते हैं। कम तो कर नहीं पाते हैं लेकिन कम जरूर करते हैं, कुछ तो कम हो जाता है। ओवरऑल नेट जैसे जो आपने दिया उतना तो नहीं रह जाता है ऑब्वियसली। आप जैसे कि दे रहे हो 5 5 मतलब 5 मैग्नीट्यूड का मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड जो दे रहे हो उसको, सॉरी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना डाल रहे हो तो कम ही जाता है ना ओवरऑल। अब कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो देखो कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर इज इक्वल टू होता है क्यू। देखो कैपेसिटर को लिए पहले समझो, एक बाल्टी जैसे की है, ठीक है। बाल्टी में यहाँ तक पानी भरता है, ठीक है। इसका पोटेंशियल इतना है, ठीक है। अब इसमें चार्ज डालते जाओ, चार्ज डालते जाओ, ये बाल्टी भर जाएगा एक बार आके, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल इतना है ना, पोटेंशियल इतना तक है। पोटेंशियल बढ़ा दें तो बाल्टी तो और भर जाएगा, लेकिन वो बाल्टी बड़ा होती जाएगा जो कि अच्छा नहीं है। और हम भी अभी जानते हैं कि आज का ऐसा युग है कि हर एक चीज़ें जितना छोटा हो उतना अच्छा है। जैसे कि आप देखो चिप्स उप्स का इस्तेमाल पहले होता था, बड़े बड़े चिप्स होते थे, आज तो नैनो आ गए हैं ना। नैनो में नैनो सेंटीमीटर के होते हैं, छोटे छोटे। देखो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, ठीक है। एंड क्यू इज इक्वल टू सी भी। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। सी क्या आ गया एक्चुअली, सी यहाँ पे एक मतलब कि ये है कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू आया यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और यही क्या है, यही तो है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी हो गया। इसको आपको याद रखना है, यही वाला मेन है आपको, ठीक है, याद रखना है आपको। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। एंड 1 फैराड इज इक्वल टू, इसका चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलम। और इसका वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराड, ठीक है। अब स्फेरिकल की बात कर लेते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। अब फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल की बात कर लेते हैं। स्फेरिकल एक स्फेयर है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल शॉर्ट में मैंने लिखा है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक स्फेयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है कुछ इस तरह से, क्यू चार्ज है ना। देखो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल इसके वजह से क्या होगा, आपने देखा था ना अभी पीछे, ठीक है। पोटेंशियल इजिकल टू के क्यू अपॉन आर, और ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ तक तो, ठीक है, सरफेस तक। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल निकालने बोले तो कम होगा नहीं। देखो यहाँ पे लग रहा है कि पोटेंशियल तब ज़्यादा होगा जब ये कम रहेगा, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि रेडियस जहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे आर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पोटेंशियल हर जगह समान होगा, बाहर में भले कम होते जाता है। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। एंड V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके वजह से जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो हमने के क्यू अपॉन आर यहाँ पे पुट किया V की जगह, तो Q से Q कटा तो K, और R ऊपर चला गया, R बाई K हो गया। और K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया। ये कैपेसिटेंस किसका है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेयर के लिए, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है डायरेक्ट रेडियस पे। यहाँ पे ये रेडियस पे जरूर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, ठीक है। जैसे कि अर्थ के लिए बात करें, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर। और इसको मीटर में बदल देते हैं एक्चुअली। अब कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस अपॉन के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पे के, ठीक है। के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और आर कितना है, रेडियस लिख दिया ये वाला 10⁻³ किया है, मीटर में बदल दिया गया है इसको।
और इसका भी आता है जब भागा देने पर 711 माइक्रोफैराड। समझ लो इतना बड़ा पृथ्वी है फिर भी उसका माइक्रोफैराड में कैपेसिटेंस आता है। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैराड इज रियली अ बिग यूनिट। ठीक है, बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने डेरिवेशन भी यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि डेरिवेशन तो उधर से ऊपर से ही करते आ रहे हैं अभी। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एक पैरेलल मतलब कि प्लेट होता है। ठीक है, प्लेट होता है। अब प्लेट के लिए आपको हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्चुअली यहाँ पे एक सिर्फ समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पर आया कैसे। देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया इस पर, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया। एक्चुअली इस पे पॉजिटिव चार्ज जब है तो इसमें इंड्यूस होगा चार्ज, है ना, इसमें इंड्यूस होगा, पास वाला है तो इसमें इंड्यूस हुआ चार्ज और इसको अर्थ कर दिया गया, तो इसमें जो इंड्यूस किधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर है ना, तो नेगेटिव इधर इंड्यूस होगा, तो पॉजिटिव इधर आएगा, तो पॉजिटिव को निकाल दिया गया है बाई अर्थिंग। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बच गया दोनों पे इसी तरह। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है डी, एरिया कितना है इसका ए। ठीक है, और चूंकि ये प्लेट है तो प्लेट के लिए क्या होता है, सरफेस मतलब कि यहाँ पे एरियल चार्ज डेंसिटी है जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हो, इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट वाले के लिए क्या होता है आपको पता होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। सीट के लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये क्या है, ये प्लेट है। ठीक है, इसको याद रखना, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है यहाँ पे। प्लेट के लिए ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि देखो यहाँ पे पोटेंशियल तो सबका सेम है ना, पोटेंशियल सबका सेम है, तो दूसरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई डी आर। पोटेंशियल सेम है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, तो ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। डी वी क्या है, स्मॉल छोटा सा वोल्टेज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो एक्चुअली पूरा की वजह से पोटेंशियल तो बी हो जाएगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी हो जाएगा, छोटा सा डिस्टेंस नहीं पूरा डी हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ई नॉट हो गया मिल गया, और ई इज इक्वल टू वी डी हो गया, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। क्यू ए ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू डी अपॉन ए ई नॉट, ए ई नॉट जो कि थर्ड है पॉइंट। ठीक है, अब हमें पता है कि सी इज इक्वल टू क्यू आई भी होता है, ये तो पता है आपको, ऊपर ही आपने देखा है ना, नहीं देखा, ये देखा है ना, सी इज इक्वल टू क्यू आई भी, तो यही वाला तो है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू क्यू आई भी। अब वैल्यू पुट करेंगे भी यहाँ पे। ठीक है, भी का वैल्यू पुट करेंगे क्यू डी बाई ए ई नॉट, क्यू डी बाई ए ई नॉट, तो बाई ए ई नॉट है, ऊपर लिख दिया गया, क्यू से क्यू कटा, ए ई नॉट बाई डी। तो ये आपको याद रखना है, पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सी इज इक्वल टू ए ई नॉट अपॉन डी। अब पैरेलल प्लेट वाले में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, तो जैसे समझो, अब जैसे कि फॉर पैरेलल प्लेट फील्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक, अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस पुट कर दिया। ठीक है, पैरेलल प्लेट है, दो प्लेट है और उसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस रख दिया। डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस रख देगा तो वो उसका पोटेंशियल मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो मतलब कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैपेसिटेंस तब इंक्रीज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम करने वाला है ही डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा ही। ठीक, और पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता था तो पोटेंशियल को भी कम करता है। तो देखो सी इज इक्वल टू सिंपल, हम कुछ नहीं यहाँ पे करेंगे, हमें पता है ए और ए जो भी लिखो, ई नॉट ए अपॉन डी हमें पता है, तो ये के टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ई नॉट ए अपॉन डी को हम क्या है, ये एक्चुअल में जो कैपेसिटर का निकाला था हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें कुछ नहीं भरा था वही तो है, सी नोट लिख दिया। सी नोट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सी नोट है वो कैपेसिटर जिसमें कि कुछ नहीं भरा था। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था उसमें, मीडियम क्या था, एयर था, तो सी नोट यहाँ पे। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू के सी नोट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस जो पुट किया गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
और उसके लिए एक और फॉर्मूला लास्ट में देख लो। वैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कि जो पार्शियली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक, मतलब पूरी तरह से फिल नहीं किया, जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से इतना ही फिल किया, तो इसमें क्या करेंगे? सिंपल है, कुछ नहीं, जो भी फॉर्मूला आपने याद रखा है E/A/D, E/A/D यही याद रखना है। अगर कुछ नहीं भरा है दो प्लेट के बीच में, ठीक है, तो E/A/D, ठीक है। ई क्या है? ई नॉट है एक्चुअली, वो E0A/D, ठीक है। और अगर भर दिया गया तो E0A/D, और यहाँ पे के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अगर पार्शियली फिल करे, ठीक है, तो E0A/D यहाँ पे -T कर देंगे, जो थिकनेस जितना थिक जितना मोटा भरा होगा उसको घटा देंगे, अब प्लस उस थिकनेस को हम डिवाइड कर देंगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, इसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इसका फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, ठीक है भाई, उन्हें भी मौका दो। और आप भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।